नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ सोनाली। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। आपके पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत 7 के खिलाफ आरोप तय। कोर्ट ने कहा भीड़ को उकसाने का किया काम। देश के 6 राज्यों के उपचुनाव के नतीजे आए बाहर। बीजेपी ने यूपी, हरियाणा, ओडिशा में लहराया परचम। हिमाचल प्रदेश के लिए बीजेपी ने जारी किया संकल्प पत्र। महिलाओं को गवर्नमेंट जॉब में 33% आरक्षण, यूसीसी लागू होने का किया वादा। गुजरात आप में पड़ी फूड गड़बड़ी को सीएम फेस घोषित करने के बाद राजगुरु ने छोड़ी पार्टी, कांग्रेस में हुए शामिल। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ का इमरान खान पर बड़ा हमला। कहा मेरे खिलाफ सबूत मिले तो छोड़ दूंगा पीएम पद। आज की सबसे पहली खबर में बात करेंगे ताहिर हुसैन की बढ़ती मुश्किलों की। दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और अन्य के खिलाफ पीएमएलए के तहत आरोप तय किए हैं। आरोप तय करते हुए अदालत ने कहा हुसैन को साफ उद्देश्य हिंदुओं को परेशान और नुकसान पहुंचाना था। आपको बता दें, दिल्ली की अदालत पूर्वोत्तर दिल्ली में 2020 के दंगों के संबंध में ईडी की तरफ से दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित एक मामले की सुनवाई कर रही थी। राजीव जी, ताहिर हुसैन का दिल्ली दंगों में क्या रोल है? देखिए, ताहिर हुसैन या आम आदमी पार्टी जो अरविंद केजरीवाल की पार्टी है, इसका पूरा ड्यूबियस रोल था अरविंद केजरीवाल की पार्टी का दिल्ली दंगों में। अरविंद केजरीवाल बार बार पहले के दंगे फसाद, यहाँ पर क्राइम के रेड के लिए हमेशा शीला दीक्षित की सरकार को आरोप लगाते रहते थे। उन्होंने बार बार चुनाव से पहले कहा था कि शीला दीक्षित के हाथ में कुछ है ही नहीं, तो फिर वो दिल्ली की सरकार क्यों चला रही है, इस्तीफा दे दे। लेकिन अरविंद केजरीवाल वही आदमी है जिसका एक पार्षद इस तरीके से हिंदुओं के खिलाफ साजिश करता है। ये दंगा जो दिल्ली का था वो पूरे भारत को बदनाम करने की साजिश थी पूरे दुनिया में, क्योंकि उस समय सीए के खिलाफ आंदोलन चल रहा था, मुसलमानों का आंदोलन था। लेकिन उसमें कांग्रेस, आम आदमी पार्टी जैसी जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां हैं, उसने सीए के खिलाफ आंदोलन किया था, मुस्लिमों का साथ दिया था। लेकिन वो दौर था, वो समय था कि जब अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत के दौरे पर थे और इन लोगों ने पूरी साजिश की थी कि ऐसे समय में हंगामा खड़ा करो कि पूरी दुनिया की मीडिया में भारत की छवि खराब हो और बताया जा सके बढ़ा चढ़ाकर कि मुसलमानों के साथ भारत में अत्याचार हो रहा है, उसका शोषण किया जा रहा है। लेकिन उस साजिश का पर्दाफाश बाद में हुआ, क्योंकि दिल्ली में इन लोगों ने जिस तरीके से हिंदुओं को टारगेट करने की कॉन्स्पिरेसी की थी। ताहिर हुसैन का घर पूरा किला बना हुआ था। मेरठ, मुजफ्फरनगर, सांभल, ये सारे एरिया से लोग जो मुस्लिम थे उसको बुलाया गया था, इकट्ठा किया गया था। पहले से पेट्रोल, डीजल, बम बनाने के लिए खतरनाक हथियार ये सब इकट्ठे किए गए थे। ये सारी साजिश जो थी उस पूरे एरिया के हिंदुओं को मारने की, जलाने की थी। लेकिन इसकी कॉन्स्पिरेसी फेल हो गई और दिल्ली पुलिस, केंद्र सरकार की एक कामयाबी है कि जिसने इन लोगों पर अंकुश कसा। और आज ताहिर हुसैन जब बदनाम हुआ तो उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने उसका साथ छोड़ दिया। लेकिन अब उसके खिलाफ एक मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी चल रहा है इन लोगों के खिलाफ कि कैसे ये लोग पैसा इकट्ठा किया था दिल्ली को दहलाने के लिए, और उसी में आरोप तय किया गया है। और इससे पहले जो दिल्ली दंगे को लेकर मुकदमे चल रहे हैं, दिल्ली पुलिस ने जो आरोप लगाए थे, चार्जशीट दायर किए थे, उसमें भी ताहिर हुसैन का पूरा गैंग जो है वो बेनकाब हो गया है कि इन लोगों ने कैसे कैसे पास पड़ोस के हिंदू जो वहां से लड़के जा रहे थे उसको घेर के 32 चाकुओं का घाव उनके ऊपर था, जिसको मारा, नाला में फेंक दिया। तो अब ये बचने वाला नहीं है और ये
आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के लिए एक बड़ा सबक है। देश के 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश, हरियाणा और बिहार की एक एक सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी ने जीत हासिल कर ली है। महाराष्ट्र की अंधेरी ईस्ट सीट पर उद्धव गुट के प्रत्याशी की जीत हुई, वहीं बिहार के मोकामा सीट पर राजद प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है। ओडिशा में भी भाजपा की शानदार जीत हुई। राजीव जी, इस बार का उपचुनाव कितना खास रहा? देखिए, खास तो इसलिए रहा कि अभी तक जो उपचुनावों में लगातार जीत भारतीय जनता पार्टी की हो रही है और इसमें जिस बात की संभावना थी उससे उलट परिणाम आए हैं। बिहार में अभी नेतृत्व परिवर्तन हुआ, सत्ता परिवर्तन हुआ और गठबंधन में बदलाव हुए। इस बार नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को लग रहा था कि बिहार के दोनों उपचुनाव में उसकी जीत होनी चाहिए। जो गोपालगंज का सीट है वहां पर लालू यादव का गढ़ माना जाता है, लेकिन वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही सेंधमारी कर ली थी और अब जबकि नीतीश और लालू एक हो गए फिर भी गोपालगंज की उस सीट को ये लोग जीत नहीं पाए। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सीट बरकरार रखी। दूसरे तरफ जहां बिहार के दूसरे मोकामा सीट की बात है, वहां राजद की या फिर नीतीश कुमार के जदयू की जीत नहीं हुई है। वहां जीत जो हुई है अनंत सिंह की हुई है, जो पहले से भी विधायक थे और वो कांग्रेस में जाकर भी जीतते हैं, जदयू में जाकर भी जीतते हैं और अभी भी निर्दलीय से भी पहले जीत चुके हैं। इस बार राजद से जीते, यानी कि बिहार में तो अगर देखा जाए तो ये चुनाव का परिणाम जो आया है वो नीतीश कुमार और लालू यादव के लिए एक बड़े सबक के तौर पर है कि ये गठबंधन सफल होने वाला नहीं है। उसी तरह के अलग अलग राज्यों में देखें तो महाराष्ट्र में कोई परिणाम की चर्चा नहीं थी, क्योंकि अंधेरी ईस्ट में पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने नाम वापस ले लिए थे, उम्मीदवार वापस ले लिए थे, क्योंकि वहां पर ट्रेडिशन की बात की जा रही थी कि जो ट्रेडिशन है कि जो जिनकी मौत हो गई है और उनके फैमिली के ही अगर कोई चुनाव लड़ रहा है, जैसे उसमें रमेश लटके की वाइफ ऋतुजा लटके लड़ रही थी चुनाव, इसलिए दूसरी पार्टियों ने अपने अपने कैंडिडेट को वापस ले लिया नाम। तो जो भी परिणाम अभी आए हैं, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, तेलंगाना में हो या फिर उड़ीसा और बिहार में हो, ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी अभी अपने आधार को बनाए हुए है और धीरे धीरे जिन राज्यों में कमजोर आधार रहा है थोड़ा, जैसे तेलंगाना में भाजपा का आधार कमजोर रहा या उड़ीसा में हमेशा पटनायक की सरकार इतने दिनों से रही है, तो इन जगहों पर भाजपा मजबूती से आगे बढ़ रही है, जिसका परिणाम 2024 के लोकसभा चुनाव में दिखाई पड़ेगा। जी बिल्कुल। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया। मैनिफेस्टो में बीजेपी ने कई बड़े बड़े वादे किए हैं, जिसमें 11 संकल्पों को जगह दी गई। बीजेपी के इस चुनावी मैनिफेस्टो में यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए कमेटी बनाने और युवाओं को 8 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा किया है। राजीव जी, इतनी लंबी लिस्ट है वादों की, पूरी हो पाएगी? देखिए, पूरी हुई है, पहले भी पूरी हुई है और अब भी पूरी होगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो अभी उठ रहा है, गुजरात हो, हिमाचल प्रदेश हो या फिर उससे पहले चुनाव में नहीं, चुनाव से पहले ही बात करें तो उत्तराखंड में भी, उत्तर प्रदेश में भी इस बात की चर्चा हो रही है, महाराष्ट्र में भी इस बात की चर्चा हो रही है। वो चर्चा यूसीसी को लेकर है, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर अब भारतीय जनता पार्टी अपनी नज़र गड़ाए हुए है कि ये लागू होकर रहेगा जिस तरीके से आर्टिकल 370 के ऊपर भाजपा ने एक बड़ा फैसला लिया, राम मंदिर के मुद्दे पर बड़ा फैसला लिया, पूरी तरह से सपोर्ट किया गया। भले ही ये सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से उसका फैसला आया हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व हमेशा राम मंदिर के मुद्दे पर इस बात के लिए अड़ा रहा कि वहां पर तो मंदिर ही बनना चाहिए। तो उसी तरीके से यूनिफॉर्म सिविल कोड जो लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो का हिस्सा रहा है, अब उसे पूरा करने का समय आ गया है। और हिमाचल प्रदेश में इस बार कांग्रेस के जो पुराने तरीके थे वो चलने वाले नहीं हैं। लॉलीपॉप तो सब लोग थमा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से हिमाचल का समीकरण बदला है, वो समीकरण बदलने का आधार भी यही है कि देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी का स्तर तो बढ़ रहा है, आधार बढ़ रहा है, और दूसरी तरफ
आम आदमी पार्टी जो पहले हिमाचल में सुगबुगाहट थी उसने पूरी तरह से अपने आप को वापस खींच लिया। अब कांग्रेस बची है जो अधूरे मनोबल के साथ चुनाव लड़ रही है। तो ये घोषणा पत्र जो है उसी की निशानी है कि अब आगे इससे भी ज़्यादा बड़े वादे पूरे किए जाएंगे और इस बार हिमाचल प्रदेश में फिर से भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत होने वाली है। जी बिल्कुल। गुजरात चुनाव के लिए राज्य में बिसात बिछा चुकी हैं पार्टियां, अब अपने अपने पासे फेंक रही हैं। आम आदमी पार्टी ने इसुदान गढ़वी को अपना सीएम फेस घोषित किया है, जिसके बाद से पार्टी में भगदड़ मच गई। पार्टी के सीनियर लीडर इंद्रनील राजगुरु ने पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। वो आम आदमी पार्टी छोड़ कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। राजीव जी, केजरीवाल के लिए राजगुरु का जाना कितना बड़ा लॉस है? देखिए, लॉस तो है, लेकिन इससे भी बड़ी बात और है कि ये इंद्रनील राजगुरु अभी शुरुआत है। ये जैसा कि हम लोगों ने पहले भी चर्चा के दौरान ये बातें कही थी कि जैसे ही गढ़वी को सीएम का फेस घोषित किया आम आदमी पार्टी ने, और जो फर्जी तरीके से एक सर्वे चलाया है, वो अब उसी पार्टी के लोग जो खुद भी मुख्यमंत्री का चेहरा रह चुके हैं, एक एक करके अरविंद केजरीवाल को बेनकाब करेंगे और यही लोग धीरे धीरे केजरीवाल की टीम से आउट होंगे, जिसकी शुरुआत राजगुरु ने कर दी है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि इन्होंने जो आरोप लगाए हैं वो बड़े गंभीर हैं। एक तो आरोप यह है कि ये फर्जी तरीके से सर्वे करवाता है, क्योंकि बार बार इस बात को कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल ये तो 6 महीना पहले ही डिसाइड कर चुका था कि किसको बनाना है। दूसरी बात यह है कि इन्होंने आरोप लगाया है कि अरविंद केजरीवाल भगवंत मान के साथ चलते हुए हेलीकॉप्टर का जो उपयोग करता है, वो इसका मतलब है ये नहीं कि हेलीकॉप्टर की सुविधा उसको नहीं मिल सकती है। ये दिल्ली और पंजाब से बोरियों में भर भर के पैसा लाता है और ये जाकर वहाँ गुजरात में बांटता है, जिसके सबूत भी मिल रहे हैं। पिछले दिनों एक गाड़ी में 50 लाख से ज़्यादा कैश बरामद हुआ था, जो आम आदमी पार्टी का ही एक प्रत्याशी था, उसके कार से मिला था पैसा। तो ये सारे आरोप अब अरविंद केजरीवाल पर भारी पड़ने वाला है। जो गुजरात में जाकर नौटंकी करने की कोशिश कर रहा है, वो नौटंकी खत्म होने वाली है। आज की आखिरी खबर में बात करेंगे पाकिस्तान की। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर हमले का मामला पाकिस्तान में गरमाया हुआ है। अब पाकिस्तान के पीएम ने इमरान खान को चुनौती दी है। शहबाज शरीफ ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि अगर ये साबित हो जाता है तो मैं पीएम पद से इस्तीफा दे दूंगा। राजीव जी, इमरान वर्सेस शहबाज हो गया है? ये बिल्कुल हो गया है। ये तो पहले से चल ही रहा था। शहबाज शरीफ के खिलाफ ही इमरान खान ने रैली निकाली, मार्च निकाला और वो वहाँ लोकतंत्र को बचाने की बात कर रहा था। इमरान खान पाकिस्तान में लोकतंत्र को बचाएगा, जिसको लोकतंत्र का मतलब ही समझ में नहीं आता है। पाकिस्तान के लोग चाहते ही नहीं है कि वहाँ पर डेमोक्रेटिक शासन व्यवस्था हो। उन लोगों को सिर्फ डर और खौफ की भाषा समझ में आती है। पाकिस्तान की पूरी नीति भारत केंद्रित है और जब तक हिंदुस्तान केंद्रित विदेश नीति पाकिस्तान की रहेगी, तब तक पाकिस्तान उसी तरह से घसीट घसीट के चलता रहेगा, बर्बाद होता रहेगा और वो फिर से दिखाई पड़ने लगा है। जिस तरीके का माहौल पाकिस्तान में है, उससे तो यही लग रहा है कि पहले जो आर्थिक संकट से के दौर से गुजर रहा था, कटोरा लेके भीख मांगते हुए इमरान खान चारों तरफ घूम रहे थे, सऊदी अरब से लेकर अमेरिका तक, यूरोप तक गए, लेकिन उनको न तो कहीं से आर्थिक मदद मिली और न ही अर्थव्यवस्था पाकिस्तान की सुधरी, लेकिन उनकी सरकार भले ही गिर गई। अब शहबाज शरीफ की बारी है। शहबाज शरीफ के खिलाफ भी आवाज़ उठ रही है। सेना का सहयोग शहबाज के साथ है, लेकिन इमरान खान और शहबाज शरीफ के बीच जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, वो तो सामान्य तक लोकतांत्रिक तरीका है, लेकिन जो सड़कों पर खूनी संघर्ष चल रहा है, एक दूसरे के लोगों को मारने का जो तरीका है पाकिस्तान का, वो बहुत खतरनाक है, जिसके कारण पाकिस्तान को अब लगता है कि वहाँ पर एक लंबे गृह युद्ध, सिविल वार जैसे सिचुएशन से गुजरना पड़ेगा और शहबाज शरीफ भी अब ज़्यादा दिनों तक प्रधानमंत्री नहीं रह पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।